अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और मेरे साथ आज मौजूद हैं मंसूर अली खान, जो कि पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के नापसंदीदा हैं, लेकिन यकसा तौर पर नापसंदीदा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मकबूल भी हैं और मारूफ भी। तो आज इनसे ज़रा लाइटर सी हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर पे। पहले मंसूर से यही पूछ लेते हैं कि मंसूर, आप दोनों को ही नापसंद हैं और दोनों से आपने यकसा तौर पर गालियां खाने का एहसास हासिल किया कैसा? तो सीना मेरे को पुराना बदला लिया है। ये जिस तरह की इंट्रोडक्शन आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका। ये किसी जर्नलिस्ट के लिए मेरे ख्याल है एजाज की बात है। आई वाज अबाउट टू से दैट कि देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसका काम होता है बुरी खबरें देना। एनालिटिकली जो है वो ही शुड बी सो हार्श, ही शुड बी सो क्रिटिकल, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको ये सियासी जमातें नहीं बताएंगी। वो तो छुपाएंगी ना, ऑब्वियसली जो कोई बुरी चीज़ है वो छुपाएंगी। हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि इनमें गलत क्या कर रहे हैं, इनमें से क्या गलती है। और ऑब्वियसली उसमें मेरे और आपके दरमियान एक फ़र्क हो सकता है। आपको किसी की चीज़ ज़्यादा बड़ी गलत लगे, मुझे शायद नस्बतन कम लगे, मेरी नज़र में कोई और चीज़ ज़्यादा बुरी हो। लेकिन मेरा ख्याल में जर्नलिस्ट का काम है कि उसे क्रिटिकल होना चाहिए उसे। अच्छा, ये मंसूर, लेकिन फिर भी एक तनकीद होती है कि शायद आप पीटीआई के लिए थोड़े ज़्यादा हार्श हैं। पीटीआई के दौर में आप पेट्रोल के प्राइस के ऊपर ट्वीट भी करते थे, बार बार इस तरह की चीज़ों पे कमेंट भी करते। अब आप उस तरह से रेगुलर कमेंट नहीं करते, ट्वीट नहीं करते, इसकी क्या वजह? अच्छा, ट्विटर का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अगर आप वैसे जाके उठा के देखिए, मैं नॉर्मली अब बहुत ही कम ट्वीट करता हूँ। मुझे ट्विटर के प्लेटफॉर्म से ही एक चिढ़ है, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे कोई हेल्दी आर्गुमेंट हो नहीं सकती वहाँ पे। दूसरी बात ये कि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, मैंने अक्टूबर 2020 से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, और अगर आप तब से उठा के देखें तो मेरी ट्विटर के ऊपर जो प्रेजेंस है वो बहुत कम हो गई है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देना ना, मैं इस तरह वीडियो के जरिए ज़्यादा बेहतर दे सकता हूँ। मेरे एनालिसिस क्या हैं महंगाई के हवाले से, नून लीग के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, मेरा ख्याल में अगर आप मेरे वीडियो अकाउंट्स को जाके देखेंगे वो एक ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मैं तफसील से उसमें बात कर रहा हूँ। ट्विटर के अंदर जो है वो आप अपनी बात सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर आप कर भी दें तो उसके बाद एक और आर्गुमेंट आएगा, फिर आप उसका जवाब देंगे, फिर एक तीसरा आर्गुमेंट आएगा, वो एक सीरीज चलना शुरू हो जाएगी। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अगर कोई सुनना चाहता है तो मेरे ख्याल में मेरा वीलॉग सुने तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा मंसूर, ये आजकल बहुत से सहाफ़ी इस बात की शिकायत करते हैं कि बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा यानी कहीं ना कहीं हिडन प्रेशर्स हैं। आपको भी किसी ने कोई प्रेशर डाला है या नहीं? आप सबसे बना के रखते हैं? ये प्रेशर आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज से आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तब अज़मा बुखारी साहब हैं, वो आजकल नाराज़ हुई हुई हैं। वो कहती मैंने शो में नहीं आना, उसकी भी आप कसूरवार हैं, तो आपने मेरा गेस्ट खराब कर दिया है। तो ठीक है, मैं ये भी एक प्रेशर ही है ना हमारे पे। अब इसको नहीं, मैं वैसे दूसरे वाले प्रेशर की बात कर रही थी। आपको पता है मैं किस फौजी प्रेशर की? हाँ जी, खुल के बोले, फौजी प्रेशर की आप बात करें। मैं इतनी बड़ी एंकर नहीं हूँ ना भाई, मैं सीधी सीधी खुल के बात करते हैं ना। चले जी, खुल के बात। फौजी प्रेशर, हाँ, वहां से भी नाराजगी है मुझसे। नाराजगी, मैंने एक वीलॉग किया था इदारे से एक मुलाकात, तो मुझे उसके बाद जो है वो कुछ खबरें आई कि उधर से भी नाराजगियां हैं। लेकिन कुछ चीज़ें शायद उनको हमारी पसंद हैं, कुछ चीज़ें हमारी बहुत बुरी जहर लगती हैं। वही ना, सबके साथ लव हेट रिलेशनशिप है। जब सियासी जमातों के साथ है तो इदारों के साथ भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा करंट अफेयर पे भी, क्या लग रहा है आपको, गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी? अच्छा, ये जो आप चाह रही है ना कि मैं शेख रशीद बन जाऊं, तो वो मैं नहीं बनूंगा। मैं इस किस्म की प्रेडिक्शंस नहीं देता, लेकिन ये मैं कम से कम कह सकता हूँ कि हुकूमत जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि मेरा हनीमून पीरियड जो है ख़त्म होगा और उसके बाद जो है वो मैं बड़े आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जिसे कहते हैं नाक में दम करके रखा हुआ है, तो हुकूमत की नाक में दम हुआ हुआ है। अब इस वक्त जो है ना, ये मेरी नज़र में ये जो रिलेशनशिप है, ये इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत दोनों एक दूसरे के सहारे पे खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये हुकूमत जो है वो हमारे मसाइल को हल करेगी, या हमारी जो इमेज बिल्डिंग के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करेगी। हुकूमत उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं भाईजान तुसी करके देना सारा कुछ, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों में से किसी एक का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो जाए और वो कहे भाईजान बस मैच अबैंडन, बारिश हो गई है, चलो सारे अंदर पेविलियन वापस लौट जाओ, किसी तक कुछ नहीं होना। तो मुझे उस चीज़ का जो है वो ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उससे आपकी मुराद क्या है? कोई मार्शल लॉ लग जाएगा? मार्शल लॉ तो शायद ना हो, लेकिन इमरजेंसी टेक्नोक्रेट सेटअप, इस किस्म की चीज़ें ना हो, क्योंकि नून लीग के अपने सर्कल्स के अंदर भी ये विस्पर्स हो रहे हैं। अच्छा। जो, हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। सिर्फ इस हद तक है, वो ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा, लेकिन वो ये डर, ये शक जो है वो उनके रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर भी पाया जाता है।
फिर आपको ये फील हो रहा है कि पीटीआई की वापसी, इसका मतलब आप फिर ये देख रहे हैं कि अगर ये हुकूमत गई भी तो बहरहाल पीटीआई नहीं वापस आने लगी इक़्तिदार में? नहीं, अब वो डिपेंड करता है। देखें, इस वक्त तो कोई भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता, सिंगल हैंडेडली तो कोई भी नहीं आ सकता, पीटीआई भी नहीं आ सकती ना। पीटीआई के पास भी नंबर्स नहीं है। नहीं, वो तो फिर वैसे भी तभी पॉसिबल होगा अगर कुछ सीट्स मिल जाएं या कोई ऐसा सीन बन जाता है जैसे अब नए इलेक्शन की डिमांड शुरू हो गई है। वो तो फिर सिनेरियो डिफरेंट है ना। अगर तो नए इलेक्शन होते हैं तो सिनेरियो डिफरेंट है। आज के जो नंबर गेम है उसमें कोई भी जमात सिंगल हैंडली हुकूमत इसका मतलब आप ट्राइब्यूनल से नहीं सोच रहे कि कोई सीट्स वापस मिल सकती हैं पीटीआई? मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे जाके जो मुक्तदरा हैं उनको अगर ये फील हुआ कि अब हमारे से गेम नहीं संभाली जा रही तो फिर वो किसी एक्सट्रीम स्टेप तक भी जाने के लिए तैयार है। मतलब आप चले, मैं आपको इतनी सी बात कह देता हूँ कि मुझे इंप्रेशंस ये आए हैं कि इमरान खान को तो बतौर वजीर आजम ना आप फिलहाल कांटा लगा दें। अच्छा, ये बिल्कुल कांटा लगा दें, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसी तरह के ये जो कांटे हैं ना, ये मैं 2017-18 में नवाज शरीफ के बारे में, मरियम नवाज, खासतौर पे मरियम नवाज के हवाले से, मुझे खुद एक बड़े सीनियर अहदेदार ने, मैं आज भी जानता हूँ, उसको कहा था कि ब्लैक लिस्टेड है मरियम नवाज, ब्लैक लिस्टेड है। आज मरियम नवाज जो है वो पंजाब की वज़ीर आला है। सो वी डोंट नो ये कांटे कितनी देर रहते हैं, कितनी देर कब मिट जाते हैं, वी डोंट नो। अच्छा, क्या आपको लगता है वैसे बहुत से लोग कहते हैं जी 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में, आप समझते हैं कि कोई कंपैरिजन है दोनों इलेक्शंस का आपस में? अब मैं आप इसको इस तरह कह लें कि एक जो है वो T20 था तो एक जो है वो टेस्ट मैच था। अच्छा। आप इसको इस तरह कंपेयर कर लें। थी दोनों ही क्रिकेट, लेकिन दोनों के फॉर्मेट्स डिफरेंट थे। लेकिन मेरा ख्याल में 2024 में ज़्यादा ब्लेटेंट धांधली हुई है, मैं इसको इस तरह कहूँगा। 2018 में भी हुई थी। ये मेरे ख्याल में बददियांती होगी अगर कोई कहे कि 18 में कुछ नहीं हुआ था और 24 में सब कुछ हुआ था, या 18 में सब कुछ हुआ था 24 में कुछ नहीं हुआ था। ये गलत बात है। 24 में 18 से ज़्यादा हुआ है, लेकिन 18 में भी हुआ है। खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत से लोग उनको बहुत तनकीद करते रहे और बहुत सारी पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह से जेल काटेंगे? और अभी तक जो बज़ाहिर नज़र आता है कि फ़िलहाल तक तो कोई उन्होंने ऐसी कमज़ोरी दिखाई नहीं है। जेल काटना जो है वो मेरे ख्याल में आपके इख्तियार में तो नहीं होता। मतलब आपसे पूछ के समीना आप जेल जाना चाहेंगी तो ऐसा तो नहीं होता, या आप जेल से बाहर जाना चाहेंगी, या आपके हाथ में तो नहीं होता। मेरे ख्याल में तो खान साहब को अगर आज आप कह दें कि जी खान साहब आप फ्री हैं, तो वो खान साहब ये तो नहीं कहेंगे नहीं मैंने जेल में रहना, मैंने नहीं बाहर आना। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि डील की है या नहीं की। अब इसके अंदर भी अब दो राय है। मैं श्योर नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कंप्लीट खबर नहीं है। दो राय ये है कि एक जिस तरह खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेसिकली आपके साथ कोई कम्युनिकेशन का चैनल ही नहीं खुला हुआ, आपसे कोई किसी किस्म की बातचीत ही नहीं हो रही। यही मतलब है ना इसका। जब आपसे बात, बहुत सारे सीनियर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं हमारे जो ये कह रहे हैं कि उनको इनडायरेक्टली बहुत सारे पैगाम तो भेजे गए, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं जाने को पसंद किया, इसी वजह से आगे चीज़ें मैच्योर नहीं हुई। अब मुझे नहीं पता आप किन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं हामिद मीर साहब का नाम ले लेती हूँ, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं। ये खबर उनके पास है, मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं तबसरा नहीं कर सकता। मैं सिंपली अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अभी किसी तरफ से कोई डील की उन्हें ऑफर भी नहीं हुई? मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसी खबर हो तो मैं जो है वो ये कहूँ कि हाँ जी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ। मेरे पास चूंकि नॉलेज नहीं है, मैं इस तरह किस तरह कमेंट कर दूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब ऑप्टिक्स अगर आप उठा के देखें तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि खान साहब आज भी जेल के अंदर ही, कम से कम मुल्क छोड़ के नहीं गए हैं, कोई बीमारी का बहाना नहीं हुआ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। बुशरा बीबी पहले बनी गाला थी, उन्होंने कहा नहीं मैंने जेल जाना है, तो यू हैव टू गिव दिस। ये कम से कम ऑप्टिक्स के लिहाज से नवाज शरीफ या शरीफ खानदान से तो एक स्टेप ऊपर ही है ना। सही। तो फिर आपको क्या अब जो जुडिशरी की तरफ से एक चीज़ें हो रही हैं, वो आपको किस तरफ जाता हुआ मामला लग रहा है? जुडिशरी आपको लग रहा है कि पीटीआई की साइड ले रही है या ये अपनी बका की जंग लड़ रही है? क्योंकि अब तो उनके अपने इदारे के ऊपर चीज़ है ना, वो कहते हैं हमें आप लोगों ने अंडर प्रेशर किया है, हमारे काम में मुदाखलत हुई है। I would not go as far as actually saying these words about the judiciary कि उन्होंने पीटीआई की साइड ली है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। हमारी सियासी जमातें ये बयानिए बनाती हैं, ये उसकी साइड पे चला गया, ये उसकी साइड पे चला गया, उनकी बेबात को भी टारगेट करती हैं, विच इज़ क्वाइट वरीसम कि वो इस किस्म की हरकत करें। लेकिन मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में मखसूस नशिस्तों, अगर आपका इशारा उस तरफ है, मेरा ख्याल में मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदलिया ने जो फैसला दिया वो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जब आपने इलेक्शन पीटीआई के सिंबल पे लड़े, इलेक्शन पीटीआई के नाम पे लड़े, इमरान खान के नाम पे लड़े, लोगों ने वोट आपको इस
बुनियाद पे डाले कि आप पीटीआई के कैंडिडेट हैं, तो बाद में आप ये कहें कि नहीं आप पीटीआई के नाम से नहीं आएंगे, आप किसी और नाम से आएंगे, ये नाइंसाफ़ी होती है अगर ये फैसला जो है ना होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल जजेस के हवाले से अगर ये नोशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये पीटीआई के साथ हैं, अभी ये जो एडॉक जजेस अपॉइंट करने की बारी थी तो उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि नेक्स्ट इन लाइन है फॉर टू बिकम द चीफ जस्टिस, उनको तो फिर चाहिए था कि वो ऑब्जेक्ट करते थे, हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अगर तो वाकई वो अपने फैसले जो है वो किसी पार्टी एफिलिएशन की बुनियाद पे दे रहे होते तो उनको फिर हर बात पे ना कर देनी चाहिए थी ना, तो हर बात पे कहते कि नहीं। तो यहाँ पे वो काजी फाइजा साहब के साथ खड़े हुए। सो आई थिंक ये अनफेयर है कि जजेस को जो है खान साहब के केसेस के बारे में क्या ख्याल है? ये जेन्युइन केसेस हैं या आपको लग रहा है कि इनमें बेसलेस केसेस हैं, जानबूझ के सिर्फ फंसाया हुआ है? अच्छा, मेरा ख्याल पे ये भी आप कुल्ली तौर पे बात नहीं कर सकते कि सारे बेसलेस हैं या सारे जेन्युइन हैं। आपको यू हैव टू पिक एंड चूज। मेरा ख्याल में मुझे इनमें से चंद केसेस में कुछ मवाद नज़र आता है कि बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। लाइक 190 मिलियन पाउंड्स केस है, वो मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है। 9 मई के हवाले से मुझे लगता है कि उसके अंदर सब्सटेंस है। जो साइफर के हवाले से केस बनाया गया था वो ये था साइफर गुम होने का केस। साइफर गुम होने का केस मेरे ख्याल में इतना नहीं था तगड़ा, लेकिन साइफर को इस्तेमाल जिस तरह किया गया वहाँ पे मेरे ख्याल में सब्सटेंस था। वो भी एक चीज़ बनती है। लेकिन उसके बाद बाकी चीज़ें आपने मिसाल के तौर पे जिस तरह सनम जावेद के साथ आपने किया कि वो लाहौर में फिजिकली मौजूद है, आप उसका मियाँ वाली में केस बना रहे हैं, आप उसका कभी फैसलाबाद में बना रहे हैं, कभी गुजरांवाला में बना रहे हैं, आप उसको एक फ्लाइंग कोच की तरह घुमा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, मतलब वो इस तरह की नाइंसाफ़ी। इसी तरह खान साहब के साथ भी जो है इस तरह के बहुत से केसेस बने जो कि बड़े भोंडे किस्म के केसेस जो है वो फील होते थे। सो यू हैव टू पिक एंड चूज एंड से कि कौन सा केस आप किस केस के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे आप अगर मैं वैसे तो ये अजीब सा सवाल लगता है किसी भी उससे सोचना पूछना जर्नलिस्ट है कि आपका फेवरेट या आपकी, लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है आपके ख्याल से कौन सी सियासी जमात बेहतर पॉलिटिक्स कर रही है? बेहतर मेरे लिए एक्चुअली ये कंसर्न नहीं है कि बेहतर पॉलिटिक्स कौन कर रही है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी सियासी जमात परफॉर्म करके दे, वो असल बात ये है। पॉलिटिक्स जो है तो भी जाहिर पीटीआई क्या परफॉर्म करेगी ना, अभी तो गवर्नमेंट में उस तरह से नहीं है। की गवर्नमेंट तो है ना, केपी में गवर्नमेंट है। अगर आपने उसको किसी और मोड पे लगाया है कि नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं, किसी और गवर्नमेंट में तो है, लेकिन इस वक्त वैसी ही गवर्नमेंट है जैसी बाकी सब जगहों पे गवर्नमेंट है। उसी तरह अलीमन गंडापुर एक बड़े काबिल किस्म के सीएम नहीं है, उन्होंने इमरान खान साहब नहीं लगाया ना, किसी और ने। मैं अपने व्यूज तो आपको आपके प्रोग्राम में दूंगी। अभी तो मैं नहीं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है आपको गंडापुर साहब के ऊपर जो है ना वो एतबार नहीं। भाईजान केपी वाले जितने सब्सक्राइबर हैं चलो मैंने इनको पकड़ा है कि जरा मेरा भी चैनल जो है ना ज्यादा ऊपर उठेगा, वो मेरे और सब्सक्राइबर नहीं। मेरे देखिए मेरे लिए एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती पॉलिटिक्स जो होती है बड़ी श्रूड चीज़ है, ये हर बंदा जो है ना वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको इक़्तिदार मिले, लोगों के लिए कौन काम कर रहा है। मेरे इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे, हमें उस वक्त बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, डॉलर इतने का हो जाएगा, बिजली का बिल इतना आ जाएगा, और इन्होंने भी यही किया। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने 200 यूनिट की बिजली फ्री हो जाएगी और महंगाई का तूफान जो है वो खत्म हो जाएगा। ना वो कर सके ना ये कर सके। वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं। मुझे ये बताएं, बहुत से लोग आजकल ये हवा बना रहे हैं कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो पता नहीं यहाँ पे लाशों के अंबार लग जाएंगे और हर जगह पे चौक चौराहों पे लोग झूल रहे होंगे, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। कल भी मैं सुन रही थी आपके प्रोग्राम में, शायद बात इस तरह से हो रही थी, सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं वो ये बातें करते हैं। आपको लगता है कि इमरान खान आएंगे तो वो चुन चुन के मारेंगे, या फिर वो तो क्योंकि ये बात करता है कि जी हम तो ऐसी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहली लाइन जो है ना जो है कि इमरान खान आएंगे, पहले तो इस पे बहुत बड़ा केस है। ये तो पहले यही अभी दिल्ली दूर अच्छा, है। लेकिन एक और मैं बात बताऊं, ये दूसरी लाइन के साथ इंटरलिंक्ड भी है, क्योंकि अगर ये चीज कंफर्म हो जाए कि भाई इमरान खान आएंगे तो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हो सकता है फिर ये अगर भी थोड़ा सा नरम पड़ जाए। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो होती है ना वो बड़ी जालिम चीज है, ये इसको ना अंडरस्टैंड कीजिएगा। पाकिस्तान की सियासत में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो होती है ना वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग के अंदर ना एक मेमोरी कार्ड होता है 128 GB का, जिस तरह होता है ना, वो चंद लोगों के बारे में अगर एक इमेज बना देना, फॉर एग्जांपल मियां साहब के बारे में भी बनाया ही हुआ था ना, वही मैं बोलने लगा था। अल्ताफ हुसैन के बारे में बनाया ना, आज अल्ताफ हुसैन कहीं नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। नवाज शरीफ साहब के बारे में बनाया ना, नवाज शरीफ साहब की इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि आपकी पार्टी हुक्मरानी में है, आप नहीं है। ये है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ये नवाज शरीफ के सर्कल से जाके जरा पूछिएगा कि वो इसकी कितनी तकलीफ आज महसूस कर रहे हैं कि यार मेरी इससे ज्यादा लाचारगी क्या है कि आपकी हुकूमत के पास इस वक्त नंबर है लेकिन आप नहीं बनेंगे वजीर आज़म। आपके ख्याल में ये नवाज शरीफ ने खुद सेक्रीफाइस किया है? उनका दिल नहीं कर रहा होगा रेड कार्पेट मेरे आगे बिछाया जाए? नहीं है।
तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में भी इस वक्त खान साहब के ऊपर भी एक लाइन लगी हुई है, वो लाइन मिटती है कि नहीं मिटती, वी हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। चलें, थैंक यू सो मच मंसूर, और इंशाल्लाह फिर भी आपसे हम लेते रहेंगे थोड़ा बहुत टाइम। थैंक यू नाज़रीन, उम्मीद है आपको मंसूर के व्यूज़ जान के अच्छा लगा होगा। बाकी जितना आपने बुरा भला कहना कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं आपसे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, मजाक किया था मैंने। अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।